गुड मॉर्निंग साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों, आपको मैंने क्या किया था, 41 नंबर का प्रश्न का होमवर्क दिया था बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग बना 40 तक हो गया था, है ना। तो आगे देख लेते हैं क्या कहता है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। ये वाला आपको क्या दिए थे ना, होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, लेकिन नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहता है प्रश्न में, कहता बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी होगा। यानी 0,2 की दूरी होगा। कहता है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो ध्यान में रखिएगा या ध्यान से देखिए क्या करते हैं इसमें। ये जो 4 और 10 और 2 और 2 दिया गया ना, ये आपका मध्य बिंदु, ये बोल रहा है मध्य बिंदु, इससे निकाल लो। उसके बाद जब जब दूरी ज्ञात करते हैं साथियों, दूरी ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए, है ना। एक फर्स्ट टर्म एक लास्ट टर्म वाला बिंदु होना चाहिए, तब जाकर के ना दूरी निकाल सकते हैं। यानी दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु ए होना चाहिए, एक बिंदु बी होना चाहिए, यानी कि 2 बिंदु होने आवश्यकता है। लेकिन दूरी के लिए यहाँ पे एक ही बिंदु दिया गया 0,2, दूसरा का तो छोड़ दिया है। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, दूसरा का बिंदु को ज्ञात करना। तो दूसरा का बिंदु ज्ञात करने के लिए एक दरिया दिया गया कि ये मध्य बिंदु आपका दिया गया 4 और 10 और 2,2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ सीख लीजिए। मध्य बिंदु कहता है x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्लियर है। फिर y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्लियर है। अब देखिए बैठाइए, पहला को बोलते हैं x1, तो x1 है 4, है ना। ये साइड का इस दूसरे का घर में पहला को बोलते हैं x2, तो ये है 2 अपॉन 2, क्लियर है। y इक्वल यहाँ पे देखिएगा, दूसरा वाला को बोलेंगे y1 10, यहाँ पे y2 2 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10 प्लस 2 अपॉन 2, क्लियर। बोले 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 अपॉन 2 होगा, 6 अपॉन 2, 2 से भाग दीजिएगा 6 में तो 3, यानी x का वैल्यू 3। यहाँ पे y इक्वल 10 2 जोड़िएगा तो 12 अपॉन 2 होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 6, यानी y इक्वल 6 आ गया। तो यहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि x का वैल्यू 3 निकल गया, y का वैल्यू 6 निकल गया। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी में एक दिया गया 0 और एक दिया गया क्या चाहिए 0,2, एक बिंदु और एक बिंदु आ गया 3,6। तो इसको साथ तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान में। अब दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए ना। तो दूरी क्या कहता है, रूट अंदर, ध्यान से समझिए कोई दिक्कत नहीं। रूट अंदर कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कहता है दूरी वाला, है ना। इस पे आप जो है कि एडजस्ट कीजिए, बैठाइए, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब बैठा रहे हैं, तो a यानी कि x1 दे दिया गया, x1 दे दिया गया 0 और x2 देखिएगा दे दिया गया 3, तो 3 माइनस 0 का पावर 2, क्लियर है। प्लस y2 दे दिया गया पे 6 और y1 2 है, तो 6 माइनस 2 का पावर 2, क्लियर है। अब यह ध्यान दे हल कर दे, 3 में 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा, 3 का वर्ग की जगह 9, अब प्लस 6 में 2 गया तो 4, 4 का वर्ग की जगह 16, और 9 और 16 के ऐड की जगह तो 25, अब 25 का बाहर आ जाएगा 5। तो ये आपका 5 जो कि आंसर आ गया। तो राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ तक अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया 2, 4 और 0, 6 तथा सी में दे दिया गया 4 और -1। तो त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने रहता तो x1 प्लस x2 करते थे, और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो 3 कर देते, यानी कि बोल सकते हैं कि x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3, और 3 तक लिए तो नीचे में भी 3 दे दिए, है ना। ये y इक्वल बोले तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, क्लियर है। ये आपका निर्देशांक का फॉर्मूला आ गया, त्रिभुज के निर्देशांक का फॉर्मूला। अब बैठाइए, सबका पहला लेटर लीजिए, यहाँ का पहला लेटर x होगा, तो x1 2 है, या x1 0 है, या x1 4 है, तो बोलिए 2 प्लस 0 प्लस 4, ये 2, ये x1 हो गया, देखिए साथ 2, ये 0, ये 4, तो 2 0 4 लिख लिया अपॉन 3। यहाँ y में लिखिए, y1 है -1, और फिर है y2 है 4 और y3 है 6, तो -1 प्लस 4 प्लस 6, ये y1 प्लस y2, ये y3, ये इस पे बैठा है अपॉन 3। अब इसको हल कीजिए,
4, 2 और 4 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। चलिए लिख देते, 6 नीचे में 3, 3 से भाग दीजिए 6 में तो 2, इसको हल कीजिए। बोले 6 4 10, 10 में ये 1 घट जाएगा तो बचेगा कितना 9, नीचे में 3, 3 से भाग दीजिए 3 3 9, यानी 2,3 निकल गया। तो 2,3 ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर 2,3 बी में है। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते क्या कहता है। तो गाइस देखिए पे 43 नंबर क्या कहता है, कहता कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और a, b संरेख हो तो ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, संरेख जब जब कहेगा साथियों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है। क्या लेना है, 0 लेना है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या आता है 1/2 इंटू, ध्यान में रखिएगा 1/2 इंटू x1, फिर होगा y2 होगा, यहाँ पे लिखते हैं देखिए मिटा जब है y2 माइनस y3। क्लियर है, फिर प्लस x2, फिर होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, प्लस कितना जगह x3, यहाँ पे लिख देते x3, फिर ये 3 है ना, फिर y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर, आप इस पे बैठाइए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 0, हमने यहाँ पे 0 लिया। क्लियर, तो गाइस हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लिख देते है ना, ये यहाँ पे हमने लिया 0, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0। अब देखिए बैठा रहे हैं, बोले 1/2 तो 1/2 है ना, यहाँ पे x1 देखिए क्या है, तो x1 पहला घर में x1 1 है, यहाँ देखिए ध्यान से 1, तो 1 लिख लिए, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत। y2 है, ये अंतिम वाला का y2, दूसरा का घर का y2 होगा। क्लियर, तो y2 0 है। अब माइनस y3 देखिए क्या है, y3 यहाँ पे देखेंगे ये वाला अंतिम वाला घर का। क्लियर है, तो y3 आपका क्या है साथियों, b है, तो यहाँ पर रख दे b, ये आपका माइनस है। क्लियर है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें। प्लस उसी प्रकार से यहाँ पर x2 देखिए कितना है, तो x2 होगा दूसरा का वाला 0 हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे देखिए x2 हो गया 0, y3 कितना है, y3 आपका हो जाएगा b ही है ना। क्लियर, माइनस तो माइनस, उसके बाद y1 देखे तो y1 आपका होगा 1। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए प्लस x3 यहाँ पे देखिए क्या है, तो x3 यहाँ पे देखिए x3 आपका a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a। क्लियर, इंटू y1 कितना है, y1 आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। क्लियर है, 2 माइनस y2 कितना है, y2 आपका 0। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या इसको लिख लिया। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब 1/2 साइड आएगा तो 0 गुना 1/2 भिन्न आ जाएगा, पलट जाएगा, यानी 2/1 आ जाएगा। क्लियर, बराबर 1 गुना 0 0, 1 गुना माइनस b तो माइनस b हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 0 से किसी में 0 से कोई भी संख्या हम गुना कीजिए 0 रिजल्ट देगा। प्लस a गुना 2 तो 2a हो जाएगा, माइनस a गुना 0 तो 0। अब 0 लिखिए ना लिखिए बात तो बरोबर है ना। अब बचा के इधर भी 2 से 0, ये 2 गुना 0 के जगह ये हो जाएगा इक्वल, ये देखिए माइनस b तो माइनस b, अब प्लस का बचा 2a। क्लियर है, क्या चीज 2a। अब माइनस b को साइड ला लीजिए तो प्लस b बराबर क्या जाएगा 2a। तो 2a बराबर b या फिर b बराबर 2a, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो b बराबर b है। देखिए 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है, यानी 2a बराबर b। क्लियर है, क्योंकि देखिए ये माइनस से पर आया तो प्लस हो गया। क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते क्या कहता है। देखिए पे 44 कहता है 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होते हैं, तो यह कथन किसका है। कहता है समकोणीय त्रिभुज में सदैव समान होता है, तो ये कथन किसका है, तो साथियों ये कथन थेल्स का। ये आपको याद रखना है कि 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये किसने कहा, तो थेल्स ने कहा। क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए पे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये भी याद रखना चाहिए, नहीं तो ये देखिए कैसे दिया देखिए, कहते यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्ग, यानी कोई त्रिभुज है, मान लेते ये त्रिभुज है। क्लियर है, ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है, समझिए कि 2 त्रिभुजों के वर्गों के योग, कहता है 2 त्रिभुजों, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का, 2 भुजा ले लेते, समझने का प्रयास कीजिए। ये दिखे ना, कहता है 2 भुजा ले लीजिए,
तो ये आपका जो त्रिभुज बना है ऐसा त्रिभुज नहीं बना, इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा। कहता है ये वाला नहीं होगा गाइस, ये वाला किसको अभी डिवोर्स कर दीजिए। कहता है दो भुजाओं का योग, ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा ना, कहता दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। किस में होता है? तो समकोण त्रिभुज में होता है। ये वाला त्रिभुज में तो क्योंकि दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर, यानी हम कह सकते हैं ये 13 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा, ये 12 होगा। तो देखिए दोनों भुजाओं के वर्गों के 13 के 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये लम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बोलिएगा 13 का स्क्वायर बराबर लम कितना है बोलिएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बोलिएगा 12 का स्क्वायर। अब प्रश्न में भी यही बोल दिया आपको कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो दो भुजा क्या लिए, एक भुजा ये वाला लिए, यानी कि ये वाला लिए, यहाँ पे नाम यदि रहता है ए बी सी, हम बोलते एक भुजा ये भी लिए और एक भुजा बी सी लिए, इन दोनों के वर्गों का योग यानी जोड़ दिए, कहता तीसरी भुजा के बराबर होता है। देखिए तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा। अब वास्तव में होगा ही, तो 13 का वर्ग बोलिएगा तो 169, यहाँ बोलिएगा कितना जाएगा 25 प्लस 12 का बोलिएगा तो 144, 25 44 जोड़िएगा तो ये कितना 169, ये पर में भी कितना है 169। तो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? तो आई होप ये भी समझ में आ गया हो गया। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ 20 तब तथा बी सी 3 सेंटीमीटर ई एफ 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। फिगर आपका दिया गया क्या चीज? ए बी सी। क्लियर है? और एक दे दिया गया क्या चीज? डी ई एफ। क्या चीज साथियों? डी ई एफ। समझने का प्रयास कीजिए। समरूप, समरूप का मतलब होता है एक त्रिभुज छोटा एक त्रिभुज बड़ा। तो यहाँ पे हमने वही चीज ले लिया। समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। जब समरूप रहता है तो उसे अनुपात में लिख सकते, ये भी बात आपको याद होना चाहिए, यानी रेशियो में। तो यहाँ पे पूछ दिया गया क्या? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कर लेंगे, यानी गाइज कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इक्वल बटे में लिए तो इसका भुजा भी बटे में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ। क्या चीज गाइज? ई एफ। क्षेत्रफल बोला तो स्क्वायर डालना है, क्षेत्रफल बोला तो स्क्वायर लगाना है, याद रखें एक चीज। तो बोलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया 54 लिख दे। ये डी ई एफ का निकालना है, यानी त्रिभुज डी ई एफ निकालना है। क्लियर है? इक्वल बोले बीसी कितना दिया गया? बीसी बोले 3 दे दिया गया, यहाँ पे बीसी 3 है और ये एफ दे दिया 4, इसका पावर 2। तो यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हल कीजिए। बोले 54 तो 54, ये देखिए त्रिभुज डी ई एफ इक्वल 3 का बोलेगा 9, 4 का बोलेगा 16, 9 से कटाएगा 9 6 के 54, कोना कोनी गुणा की जगह तो 16 नंबर कितना हुआ? 16 6 के 96, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 6 96 ना, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे होगा एक गुना डी एफ कीजिएगा तो डी ई एफ हो जाएगा, और 16 गुना 96 कीजिएगा तो 16 गुना 6 की जगह तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 47 नंबर कहता है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे? बोला वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु है, इस पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता? तो साथियों वृत्त के अंदर का ये कोई बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जाएगा। देख लीजिए ना, ये एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा तो वृत्त को टच करते हुए जाता है, इस प्रकार से बनेगा, है ना, या इस प्रकार से जैसे भी बन सकता है। लेकिन ये बीच से कोई अंदर में वृत्त है उसमें से बनाएंगे तो प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया, ये तो होगा नहीं, यानी एक भी नहीं स्पर्श करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 0। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? कहते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा? कोई दिक्कत? व्यास यानी डी इक्वल वाट, ये पूछ दिया गया। तो घबराने की बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पहले लेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 154, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 154, ये दे दिया गया। ठीक है?
वृत्त का क्षेत्रफल 154 या वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्न में 154, हम सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो बोले पाई तो पाई आर सॉरी पाई का वैल्यू इसको चेंज कीजिए ना, रखिए वैल्यू पुट कीजिए, ये देखिए पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। बोले 22 सत्य 54 से और ये कोना कोनी गुना 7 गुना 7 कीजिएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 49, आर इक्वल हो जाएगा 7। आर का वैल्यू 7 निकल गया, डी निकाला है तो डी का फॉर्मूला आता है 2r, क्योंकि ये जो है ना ये त्रिज्या हो गया, इसको एक त्रिज्या होगा, इसको इधर कर देंगे तो 2 त्रिज्या होगा, 2 त्रिज्या मिल करके व्यास बन जाता है जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला यानी व्यास बराबर 2r, तो बोले 2 तो 2, आर का वैल्यू 7, 7 दूना 14, तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आगे देखिए प्रश्न कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, दिखे बनाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है साथियों r इंटू पाई प्लस 2, तो यहाँ हम सब जानते हैं r इंटू पाई प्लस 2, प्रश्न में दिया गया 36, दोनों आपस में इक्वल होगा। अब इसको हल कीजिए, r तो r, पाई बोले 22/7 प्लस 2 तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल 36। क्लियर? अब बोले r तो r, 7 एक कैल्शियम लीजिएगा 7 या 7 7 गया 1 1 गुना 22 तो 22 प्लस 1 से भाग दे 7 में 7 7 गुना 2 तो हो जाए 14 इक्वल 36। अब बोले r इंटू 22 प्लस 14 जोड़ेगा 36/7 इक्वल 36। क्लियर? 36 से 36 गया, बचा कितना 8/7 गुना 1 बराबर 1/1, 1 गुना 8 कीजिए r इक्वल टू 7, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आगे देखिए क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए कहता है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है साथियों 3 पाई आर स्क्वायर। तो बोले 3 तो 3, पाई तो पाई, क्योंकि पाई तोड़ा गया ना इसलिए पाई को नहीं बदलना है। आर का वैल्यू 7 गुना 7, तो बोलिए 7 तिया आ जाएगा 21 गुना 7, 21 7 147 हो जाएगा। अब पाई तो पाई तो 147, पाई आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्लियर? तो आई होप साथियों आज का 10 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको बताना है कि पहले से आप कितना प्रश्न जानते थे। क्लियर है? और यदि अभी भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।